नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सत्येंद्र सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए मैं छोटी सी क्लास लेकर आया हूं। गति के समीकरण इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफी विधि से सॉल्व करेंगे, जो कि कक्षा 9 का फिजिक्स का टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए साथ में, और साथ साथ समझते हुए नोट करते हुए चलिए। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। चलिए वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। है क्या, गति का समीकरण किस विधि से सॉल्व करना है आपको? ग्राफी विधि से। किस विधि से सॉल्व करना है? ग्राफी विधि से सॉल्व करना है इसको। ग्राफी विधि से गति के समीकरण आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। चलिए, सबसे पहले इसका जो फैक्ट होता है वो फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो आपको तीनों समीकरणों में बारी बारी से लिखना है। यदि आपको पहला करना है, दूसरा करना है या तीसरा करना है, तीनों के साथ में फैक्ट यही रहेगा। वो फैक्ट क्या है? सबसे पहले हम प्रथम समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं, तो प्रथम समीकरण, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए वो फैक्ट क्या है कि माना किसी वस्तु का प्रारंभिक माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है। एक समान त्वरण, एक समान त्वरित गति a बराबर नियत, मतलब कि आपका जो त्वरण है वो नियत है, इसीलिए उसको बोलते हैं एक समान गति में है। t समय पश्चात s विस्थापन तय करने के बाद वस्तु का वेग v हो जाता है। ये आपका फैक्ट है। ये आपको तीनों समीकरणों के साथ में इसको लिखना होता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, एक समान त्वरित गति, मतलब आपका जो a है, त्वरण है, वो नियत है, फिक्स है, में है। t समय पश्चात विस्थापन s तय करने के बाद वस्तु का वेग v हो जाता है। इसको सबसे पहले इसी लैंग्वेज को हम लोग फिगर बनाते हैं। देखिए, जैसे हमारा ये x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है। हम यहाँ पर समय इधर को ले लेते हैं, x अक्ष पर समय ले लेते हैं, और y अक्ष पर क्या ले लेते हैं? वेग ले लेते हैं। y अक्ष पर वेग, ये y अक्ष है, और ये आपका x अक्ष है, x अक्ष है। इधर हम समय ले लेते हैं, इधर वेग ले लेते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे थोड़ा सा दूर खींचते हैं लाइन, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ऐसे करके। ये यहाँ, ये हमारा y अक्ष है, इस पर हम लोग वेग ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? वेग। माना किसी वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है, हमने माना ये u है, t समय एक समान त्वरित गति में है। ये गति में परिवर्तन थोड़ा सा हुआ। t समय पश्चात s विस्थापन तय करने के बाद वेग कितना हो जाता है? हमने देखा कि ये यहाँ तक मान लो t समय आ गया, इसका t समय आ गया इधर, और ये इसका विस्थापन कितना हो जाएगा? इसका विस्थापन देखेंगे तो ये आ जाएगा अंतिम वेग u। ये यहाँ से मिला देंगे तो आप देखिए कि ये वस्तु कहाँ से कहाँ कर विस्थापित हो गई है। ठीक है, ये पूरी दूरी देखें तो ये कितना है आपके पास है? ये पूरी दूरी v है, और ये यहाँ तक की जो दूरी है ये कितना है? u है। हम यहाँ o ले लेंगे। o का मतलब, जीरो का मतलब ये होता है कि जब किसी वस्तु का ऑब्जर्व करना, अप्रेक्षण लेना स्टार्ट करते हैं तो u बराबर t बराबर कितना होता है? जीरो। मतलब टाइम जीरो नहीं होता, टाइम कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम कोई ऑब्जर्वेशन लेना शुरू करेंगे, जैसे ही कोई प्रेक्षण लेना शुरू करेंगे, देखना शुरू करेंगे, उस समय हमारा समय क्या होगा? t बराबर जीरो। t समय पश्चात वस्तु का वेग जो होता है, विस्थापन तय करने के बाद अंतिम वेग कितना हो जाता है? u। अगर हम लोग डिफरेंस देखें, इसका डिफरेंस, तो ये पूरी दूरी हमारी कितनी है?
v है, और ये इतनी दूरी कितनी हमारी है, u है। अगर हम पूरी दूरी से ये वाली दूरी हटा दें तो ये बीच का पोजीशन हमको मिलेगा, जिसे हम कहेंगे v माइनस का u। ये हमारा o बिंदु है, इसको हम लोग a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको c, और इसको क्या मानते हैं, d मान लेते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग प्रथम समीकरण सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले त्वरण के साथ सॉल्व करेंगे। जैसे त्वरण लिखते हैं, त्वरण का फार्मूला क्या होता है, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन, त्वरण बराबर फार्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटे लिया गया या लगा कुल समय। यह आपका त्वरण का फार्मूला है कि समय के साथ वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण को अंग्रेजी में एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो उसका पहला अक्षर ए होता है। वेग में परिवर्तन, देखिए हमारा वेग u था और कितना परिवर्तित हुआ, तो v माइनस का u, तो v माइनस का u, और समय हमारा कितना लगा, समय हमारा लगा t। अब इस t को उधर ले जाएंगे तो a t बराबर कितना हो जाएगा, v माइनस का u, u उधर ले जाएंगे तो कितना प्लस में जाएगा, और आगे और पीछे पलट कर लिखेंगे, u उधर जाएगा प्लस में जाएगा, तो v इधर क्या बचेगा, केवल v बराबर u प्लस a t। ये आपका प्रथम समीकरण आ गया गति का। देखिए बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, हमने सिंपल फार्मूला लगाया कि समय के साथ वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण। त्वरण हमारा ए है, वेग में परिवर्तन v माइनस यू अपान टी। टी क्या है, हमारा समय है, टी उधर गया गुणा हुआ, इधर ए टी बराबर v माइनस का u। v को यहां से शुरू करते हैं। गति का दूसरा समीकरण, गति का दूसरा समीकरण, द्वितीय समीकरण, द्वितीय समीकरण निकालना स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब वही फैक्ट दोबारा नहीं लिखेंगे, एक बार हमने लिख दिया है और तीनों को एक साथ कर रहे हैं तो दोबारा वो फैक्ट नहीं लिखेंगे। चलिए इसमें हम लेंगे क्या, वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल वो होगा किसके बराबर, विस्थापन के बराबर, विस्थापन के बराबर। अब हमारे पास वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल जो ये हमारे पास ये है, ये हमारा क्या हो जाएगा, वेग समय ग्राफ। ये पूरा जो आकृति बन रही है इसी का हम लोग क्या लेंगे, क्षेत्रफल। वो किसके बराबर होगा, विस्थापन के बराबर होगा। तो विस्थापन S बराबर, आप आकृति देखिए तो हमारी आकृति ये OABD, ये पूरी आकृति हमारी क्या कहलाएगी, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे यहाँ OABD का क्षेत्रफल। अब आप S बराबर देखिए, इसमें हमारी इस आकृति में दो आकृतियां छिपी हुई हैं। एक ये आप देखिए आपके सामने ये त्रिभुज बन रहा है, और नीचे ये क्या बन रहा है हमारे पास, आयत। तो इसमें हम लिखेंगे क्या कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस आयत OACD का क्षेत्रफल। ये हो गया। चलिए अब S बराबर सिंपल त्रिभुज का फार्मूला लगाना है। त्रिभुज का फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है, प्लस आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई। अब S बराबर 1/2 आधार, त्रिभुज में आधार देखिए, त्रिभुज का जो ये आधार है ये हमारा क्या है, AC। त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा, AC गुणे ऊंचाई। ये तो हमारी ऊंचाई होगी नहीं, क्योंकि ये आपके सामने 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी। 90 के सामने वाली भुजा क्या कहलाती, कर्ण कहलाती। तो ऊंचाई तो होगी नहीं, ऊंचाई हमारे पास क्या है, BC, ऊंचाई क्या हमारे पास BC। प्लस आयत के लिए आ जाइए, तो आयत के लिए लंबाई ये है OD है, और चौड़ाई क्या है हमारे पास, OA। तो आयत की लंबाई क्या हो जाएगी, OD गुणे चौड़ाई क्या हो जाएगी, OA। यहां तक क्लियर है सबको? चलिए बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा आगे समझते हैं, मान रखना स्टार्ट करते हैं। देखिए S बराबर 1/2 AC देखा जाए तो AC जो है वो OD के बराबर है, AC OD के बराबर है। तो हमारा OD कितना है, T, तो हमारा AC भी कितना हो जाएगा, T। ये यहाँ कितना हो जाएगा, T
अब देखिए बी सी बी और सी हमारे पास कितना है, v माइनस का u। अब यहाँ हम साइड में लिख देंगे क्योंकि हमारा ए सी जो है किसके बराबर था, ओडी के, और बराबर कितना आया, टी। ये फैक्ट हमने लिख दिया। अब देखिए आगे प्लस ओडी, ओडी हमारे पास कितना है, टी है, गुणे ओ ए हमारे पास कितना है, यू है। अब इनको सिंपल सॉल्व कीजिए। चलिए s बराबर 1/2 ब्रैकेट में यहाँ t, अब यहाँ गुणा u v माइनस यू, समीकरण 1 से निकालिए। देखिए समीकरण हमारा एक क्या था, इधर ही निकालते हैं। समीकरण 1 था v बराबर u प्लस एटी था, और हमको क्या निकालना है, v माइनस u। तो हम इस u को उधर ले जाएंगे तो माइनस में v माइनस का u बराबर क्या आ जाएगा, 80। ये मान हमारा कहाँ से आया, समीकरण 1 से। तो हम यहाँ रखेंगे v माइनस यू के स्थान पर 80, कहाँ से, समीकरण 1 से, प्लस यहाँ ut का गुणा ut। आप बता सकते हैं कि समीकरण 1 से हमने v माइनस यू के स्थान पर क्या रख दिया है, 80। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा। यहाँ s बराबर 1/2, यहाँ गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, AT² प्लस UT। अब इसको हम घुमा कर लिख लेंगे, s बराबर कितना आ जाएगा, UT प्लस 1/2 AT²। ये आपका समीकरण नंबर 2 आ गया। गति का समीकरण 2, s बराबर UT प्लस हाफ AT², जिसमें s विस्थापन है, u जो है आपका वो प्रारंभिक वेग है, और t क्या है, समय है, और a आपके पास क्या है, त्वरण है। अब इसको नोट कर लीजिए। तो हम तीसरा समीकरण इसी में सॉल्व करते हैं। चलिए नोट हो गया। अब हम लोग तीसरा समीकरण सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कौन सा समीकरण, तृतीय समीकरण सॉल्व करते हैं। इसको हटाते हैं हम लोग। चलिए तृतीय समीकरण, तृतीय समीकरण में भी हम वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल ही लेंगे। तृतीय समीकरण में भी क्या लेंगे, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बराबर किसके होता है, विस्थापन के। तो विस्थापन s बराबर, अब इसके क्षेत्रफल में हमने क्या किया था कि OABD का क्षेत्रफल निकाला था, जिसमें क्या था, एक त्रिभुज था और दूसरा क्या था, आयत था। अब हम इसको दो हिस्सों में नहीं तोड़ेंगे, एक ही साथ लिखेंगे। इसको बोलेंगे समलंब, समलंब OABD का क्षेत्रफल। ये आपको फार्मूला लगाना है, समलंब का फार्मूला आप यहाँ रखेंगे और आसानी से हमारा तीसरा समीकरण आ जाएगा। देखिए s बराबर क्या होगा, समलंब का जो फार्मूला होता है 1/2 समांतर, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। देखिए समलंब का फार्मूला क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। s बराबर 1/2 समांतर भुजाएं। देखिए हमारी OA ये किसके समांतर है, DB के समांतर। ये छोटी सी भुजा किसके बराबर है, इस बड़ी वाली भुजा के बराबर है। तो हम लिखेंगे क्या, OA किसके बराबर है, यह है हमारा DB या BD कहो, BD के बराबर। ये हमारी दोनों भुजाएं क्या है, समांतर। तो इन समांतर भुजाओं का योग गुणे दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, मतलब इस भुजा और इस भुजा के बीच की दूरी हमारी क्या है, OD है। क्या है हमारे पास, OD। चलिए यहां तक बात सबकी समझ में आ गई ना। चलिए थोड़ा सा एक बार फिर से देखते हैं। अच्छा, समांतर भुजाओं का योग, इस भुजा और इस भुजा का योग हमने रख दिया गुणे समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो इस भुजा के बीच की दूरी हमारी OD है, तो OD हमने रख दिया। अब मान रखते हैं, तो मान हमारा OA क्या है, हमारे पास है U। तो 1/2 यहां से क्या हो जाएगा, U, प्लस का निशान लगाते हैं। BD
ये है बी डी, ये हमारे पास है। और ये भुजा देखो तो किसके बराबर है, ये हमारे ओ यू के वी के बराबर है। मतलब ये पूरी लंबाई हमको पहले से ही पता है कितना है, वी है। तो डी बी के स्थान पर हम क्या रखेंगे, वी रखेंगे। वी गुणे ओ डी के बीच की दूरी कितना है, टी। ये देखिए आपके पास क्या है, टी, तो हम यहाँ रखेंगे टी रखेंगे। अब आगे देखिए, अब हम लोग समीकरण 1 से टी का मान यहाँ रखेंगे। तो आपके पास जो समीकरण था, आप देख सकते हैं कि समीकरण पहला क्या था आपके पास, समीकरण 1 था आपके पास v बराबर u प्लस ए टी। आप u को उधर भेजिए तो v माइनस का u बराबर ए टी। आप a को उधर भेजिए तो t बराबर इधर कितना बचेगा, v माइनस का u अपान क्या बचेगा, a। ये कहाँ से आया, समीकरण 1 से। गति के समीकरण 1 से हम t बराबर यहाँ क्या रखेंगे, v माइनस का u अपान a। तो यहाँ हो जाएगा s बराबर 1/2 ब्रैकेट में। अब इसको आगे पीछे लिख सकते हैं तो हमारा हो जाएगा v प्लस का u, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू आगे पीछे लिखी जा सकती है। t के स्थान पर क्या रखेंगे हम, v माइनस का u अपान का क्या हो जाएगा, a। अब गुणा कराते हैं। देखिए s बराबर आपका जो निकल कर आएगा v प्लस u, v माइनस u, एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b। फार्मूला क्या होता है, a प्लस b और a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूले का हम यहाँ उपयोग करेंगे। देखिए 1/2 ऊपर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, a। इन दोनों के स्थान पर हमने इस फार्मूले का उपयोग किया है। देखिए अब 2a नीचे बटे में है, उधर जाएगा दुगुने में, तो 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इस यू स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, प्लस में हो जाएगा, तो हमारा इधर क्या बचेगा, घुमा कर लिख लेते हैं। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा समीकरण नंबर 3 आसानी से प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। किस विधि से, ग्राफी विधि से, जिसमें v क्या है, अंतिम वेग है, और u क्या है, प्रारंभिक वेग, a क्या है, हमारा त्वरण है, और s क्या है, हमारा विस्थापन है। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं या साथ स्क्रीन कर सकते हैं। और एक बार अगर आपकी कम थोड़ा समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से देख लेना, आपको बहुत ही आसानी से ये समझ में आ जाएगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग चैनल में हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उन बच्चों तक पहुंचाइए हमारी इस वीडियो को जो अभी 11th या फिर 9th क्लास में पढ़ रहे हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम ये तीनों प्रूफ समाकलन विधि से सॉल्व करेंगे। क्लास 11th में है समाकलन विधि, इन्हीं तीनों प्रूफों को सॉल्व करने की। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।